हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग बोमोल टोबिन के मॉडल को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बोमोल टोबिन मॉडल एक कैश ट्रांजैक्शन का मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है बेसिकली कैश ट्रांजैक्शन का, जिसमें बताया गया है कि डिमांड फॉर मनी किसके लिए की जाती है। यानी हम जितनी चीज़ें मान के चलते हैं जिससे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उसमें बेस्ट मनी है, बाकी सिक्योरिटीज़ वगैरह और हैं। तो इसमें इस मॉडल में ये बताया गया है कि हम कितना, जब हमें ट्रांजैक्शन करना है उसके लिए कितना हमें कैश रखना है और कितना पैसा हम दूसरी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मॉडल बेसिकली हम लोग इसको बोमोल टोबिन करके पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों ने अलग अलग इसको डेवलप किया था। बोमोल विलियम बोमोल, इन्होंने इसको 1952 के अंदर किया था। इन्होंने 1952 के अंदर किया था। विलियम बोमोल इनका पूरा नाम था। इन्होंने 1952 के अंदर किया था। और जो टोबिन है उनका पूरा नाम था जेम्स टोबिन। इन्होंने इसको 1956 के अंदर किया था। ठीक है, तो बेसिकली हम इनको एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि दोनों का डेवलपमेंट सेम था, इसलिए हम इसको बोमोल टोबिन करके पढ़ते हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए, हम जितनी भी ट्रांजैक्शन थ्योरीज को पढ़ते हैं उन सब में एक चीज एक बिल्कुल कॉमन होती है कि वो सिर्फ ये बताते हैं कि मनी का क्या रोल है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और जैसे मैंने भी बताया था, जितनी भी असेट्स हैं इस मॉडल के अंदर मनी को एज ए असेट्स लिया गया है। तो जितनी भी असेट्स हैं उसको मनी लीजिए, बॉन्ड लीजिए, सिक्योरिटीज लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो मनी को दी जाती है, क्योंकि उससे हम इमीडिएट परचेजिंग कर सकते हैं। बाकी सिक्योरिटीज को पहले हमें कन्वर्ट करना होगा, उसके सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड है, उनको कन्वर्ट करना होगा कैश में, फिर करेंगे। लेकिन जो हमारे पास कैश रखा हुआ है उससे हम इमीडिएटली परचेज कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है हमें बैंक में भी रखना होता है क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां पर अब एक कैश को हाथ में रखने की एक एनालिसिस आती है, क्योंकि कैश होल्ड करने में कॉस्ट और बेनिफिट दोनों होते हैं। कैश अगर आप होल्ड करेंगे तो उसके अंदर कॉस्ट भी होगी और जाहिर है बेनिफिट भी है। कैश अगर आप होल्ड कर रहे हैं अपने पास तो उसके अंदर कॉस्ट भी आएगी और बेनिफिट भी आएगा। बोमोल ने बेसिकली इस कॉस्ट बेनिफिट को ही एनालाइज किया है कि कितना कैश रखना चाहिए, मतलब आपको अपने पास कितना कैश रखना चाहिए जिसमें बेनिफिट ज्यादा हो और कॉस्ट उसकी कम से कम है। कॉस्ट कैसे आती है? आपके फॉरगोन वो इंटरेस्ट है, अगर आप पैसे को बैंक में नहीं रख रहे हैं, अगर आप पैसा बैंक में नहीं रख रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा ना इसके ऊपर। अगर आपने सारा पैसा कैश में रख रखा है तो आपको बैंक पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो ये कॉस्ट हो गई ना उसकी। जो हमने कैश होल्ड किया अपने पास, अपने घर पे रखा हुआ है, उसमें हम इसको जाने दे रहे हैं, तो ये हमारी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर हम उसको बैंक में रख देते तो हमें इंटरेस्ट मिलता। लेकिन बेनिफिट इसके अंदर क्या क्या है? बेनिफिट क्या कहते हैं कि हमको एक कन्वीनियंसी है कि हमें बार बार बैंक नहीं जाना पड़ेगा। इसको लिख लेते हैं हम, अवॉइडिंग बैंक ट्रिप्स। हमें बार बार बैंक नहीं जाना पड़ा। अब हम बार बार अगर बैंक पैसा निकालने जाएंगे, मान लीजिए हम हर 15 दिन पे पैसा निकालते हैं, तो हर 15 दिन पे जाने के लिए हमें कॉस्ट देनी पड़ेगी ना कुछ। हम कार से जाएं तो पेट्रोल होगा, मोटरसाइकिल से जाएं तो पेट्रोल होगा, रिक्शे से जाएं रिक्शे का किराया, टैक्सी से जाएं टैक्सी का किराया है, पैदल ही चले जाएं तो जाहिर है हमारी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। ठीक है, वो एक मेडिकल लाइन अलग है, लेकिन हम कॉस्ट मानकर चलते हैं इसके अंदर कि कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है। इसलिए अब यहां पर कॉस्ट और बेनिफिट के बीच में ट्रेड ऑफ होता है, और इस ट्रेड ऑफ के जरिए ही कंज्यूमर को डिसाइड करना होता है कि कितना कैश होल्ड करूं और कितना सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दूं। देखिए, ये जो हमारे जो क्या कहते हैं बोमोल और टोबिन है, ये बेसिकली आप अगर पीछे हमने केन्स की थ्योरी पढ़ी है, केन्स की थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो केन्स ने कहा है कि जो मनी डिमांड है वो बेसिकली इनकम का फंक्शन है। मनी डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, ये केन्स ने कहा। ठीक है, बोमोल और टोबिन इससे सेटिस्फाई नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। बोमोल और टोबिन
उन्होंने कहा कि नहीं, ये मनी डिमांड तो सही है कि फंक्शन ऑफ इनकम का है, लेकिन इसके साथ इंटरेस्ट रेट का भी है। यानी उनका कहना यह है कि ये जो डिमांड फॉर मनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकम के। अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ती है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शन है इंटरेस्ट रेट के। आइए हम इंटरेस्ट रेट लिखते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो आदमी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक में रख ले और अपने पास ना रखे, क्योंकि उस पर उसको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अब होता क्या है कि आदमी यही सोचता है कि मैं कितना पैसा एज ए मनी असेट्स, मेरे को जैसे मैंने बताया यहां मनी को भी एज ए असेट्स एक्सप्लेन किया गया है इस मॉडल के अंदर। असेट्स का जैसे मतलब होता है जब हमने सिक्योरिटीज ली हैं, बॉन्ड लिए हैं, कोई भी हमने अलग स्टॉक वगैरह लिया है, तो वो एक असेट है। तो ये मनी को एक असेट मानकर चले हैं हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि मनी से हम कुछ खरीद सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज सिर्फ नहीं है, एक असेट है जिससे हम कमा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर होगा कि आदमी जो है वो अपने चेक करेगा कि कितना कैश में रखूं और कितना सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखूं मैं। ठीक है, अच्छा, इस मॉडल को शुरू करने से पहले इसके कुछ अजम्पशंस देख लें। क्या इसमें अज्यूम किया गया है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये मॉडल मानकर चलता है कि हम लोग जो है डिमांड फॉर कैश जो है उसको फोरकास्ट कर सकते हैं, यानी फोरकास्ट ऑफ डिमांड फॉर कैश इज पॉसिबल। फोरकास्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी इज पॉसिबल। ठीक है, पहली बात तो यह कि हम मानकर चलते हैं कि हमें अगले पीरियड में कितने पैसे की जरूरत होगी, हमें कंफर्म पता है कि इतनी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी चीज ये, जो हमारे पास पैसा आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं इनफ्लो ऑफ कैश, ये आप उसको लेमन्स लैंग्वेज में इनकम मान लीजिए, जो हमारी इनकम आ रही है वो कांस्टेंट है एंड प्रिडिक्टेबल है। तो कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल इनकम इनफ्लो कैश, कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल इनफ्लो ऑफ मनी। ठीक है, दूसरी बात ये। तीसरी बात ये, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है हम उसको फिक्स मानकर चलते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स होगा। और जो चौथी बात है, हम मानते हैं कि हमारे जो कैश हम लेते हैं वो हम पीरियडिक ले सकते हैं, मतलब हम जब चाहें, जब ऐसा नहीं है कि हम एक बार कैश निकाल लें तो दोबारा लेने में हमें दिक्कत होगी, एटीएम मना कर देगा या बैंक मना कर देगा, ऐसा नहीं है, हम पीरियडिक कैश को ले सकते हैं। तो पीरियडिक कैश रिसीट्स, ये पॉसिबल है, हम पीरियडिक कैश ले सकते हैं। ठीक है, और आखिरी बात जो इसके अंदर है कि हम इंस्टेंट कैश ट्रांसफर कर सकते हैं, हम जो चाहें जो फौरन काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी फौरन खरीद सकते हैं, सामान कुछ खरीद सकते हैं, कुछ भी हम काम फौरन कर सकते हैं। तो इंस्टेंट कैश ट्रांसफर है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ अजम्पशंस हैं। इन अजम्पशंस को मद्देनजर रखते हुए विद रिस्पेक्ट टू दिस assumptions हम इस मॉडल को पढ़ेंगे। अब हम मॉडल देखते हैं कि ये क्या कहता है। देखिए, इस मॉडल के अंदर बोमोल और टोबिन ने एक एग्जांपल लेके चले कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो $Y खर्च कर रहा है, यानी ये मनी हो गई उसकी $Y, वो $Y खर्च कर रहा है अपने पूरे साल में, यानी एक साल के अंदर टोटल अमाउंट जो उसे चाहिए, जो उसकी डिमांड है वो $Y की है। $Y वो पूरे टाइम में खर्च कर लेगा, एक साल के अंदर पूरा अपना
उसकी जो एक्सपेंसेस हैं उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा हम सिंपलिसिटी के लिए यहां एक और अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्राइस लेवल, इससे क्या होगा, कांस्टेंट प्राइस लेवल को कांस्टेंट प्राइस लेवल मानने से ये होगा कि हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी स्पेंडिंग है वो कांस्टेंट होगी, यानी वो स्पेंडिंग जो है वो उसकी यूनिफॉर्म होगी पूरे साल के लिए। अगर उसको एक महीने में खर्चे के लिए 5,000 की जरूरत पड़ती है तो अगले महीने भी 5,000 की पड़ेगी, उससे अगले महीने भी 5,000 की चलेगी, इसी तरीके से वो काम करता चला जाएगा। तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो इसमें जो प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वो ये डिसाइड करेगा कि मुझे कितने ट्रांजैक्शन फंड के लिए, कितने पैसा ट्रांजैक्शंस के लिए रखना चाहिए और कितना पैसा मुझे चेंज कर लेना चाहिए इंटरेस्ट यील्डिंग बॉन्ड के अंदर, कितना कैश रखूं और कितना ले लूं मैं सिक्योरिटीज, बॉन्ड खरीद लूं, स्टॉक खरीद लूं, तो मेरी कॉस्ट कम आए और मुझे बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिले। यानी अब मुझे देखना है ऑप्टिमल साइज ऑफ एवरेज कैश बैलेंस, यही बेसिकली हमें निकालना है, ऑप्टिमल साइज ऑफ कैश बैलेंस। ये मुझे निकाल के रखना है, यही है मेरा, बल्कि इसको एवरेज कैश बैलेंस लिखें क्योंकि हम इस पर एवरेज पर ही काम करेंगे। एवरेज कैश बैलेंस, ठीक है। अब हमें ये मानकर चलना है कि हम जो है वो क्या हमारे कैश बैलेंस का ऑप्टिमल साइज होगा। ठीक है, अब बोमोल और टोबिन ने इसके अंदर लिया कि एक आदमी लेते हैं जिस जो एक्स है, मैं उसको लिखकर चलता हूं ताकि आसानी बनी रहे। तो जो आदमी है, एक व्यक्ति है जिसका नाम एक्स है, वो बैंक में n ट्रिप्स लगाता है, ये तो पर्सन हुआ और ये ट्रिप्स हो गई टू बैंक। वो आदमी बैंक जाता है n ट्रिप्स, n ट्रिप्स का मतलब हो गया कि अब वो जितनी बार, वो जितना कैश जितनी बार निकालना चाहे उतना वो कैश निकाल सकता है, वो जाए वापस आए, जाए वापस आए। और वो वाई इनकम निकालता है, ये तो हमने पहले ही बताई थी, इनकम नहीं बल्कि उसकी कैश कहिए इसको, वाई कैश निकालता है वो फॉर होल ईयर, पूरे साल में वो वाई कैश खर्च करता है। अब एक बात क्लियर होगी कि एक व्यक्ति है एक्स, उसको वाई अमाउंट ऑफ मनी चाहिए पूरे साल में खर्च करने के लिए, और इसको निकालने के लिए वो बैंक जाता है जो एन ट्रिप लगाता है। एन ट्रिप का मतलब है वो उसके ऊपर है, वो कितना रखना चाहता है कैश, कितना बैंक में रखना चाहता है, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया और उसी हिसाब से उसकी ट्रिप्स होंगी। ठीक है, अब यहां पर कुछ पॉसिबिलिटीज निकल कर आएंगी। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी 1, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो बैंक में सिर्फ एक ट्रिप लगाए, यानी n = 1। इससे क्या होगा, जब वो कह रहा है कि मैं पूरे साल का पैसा एक ही बार में निकाल लाऊंगा, यानी मैं जनवरी की 1 तारीख को जाऊंगा और 31 दिसंबर तक का पैसा मैं निकाल लाऊंगा। ठीक है, तो n = 1 हो गया, यानी वो पूरी इनकम निकालेगा और ग्रेजुअली पूरे साल खर्च करेगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि वो महीने में 5,000 रुपया खर्च करता है, तो वो 12 महीने का एक साथ निकाल कर लाएगा। 5,000 खर्च करता है हर महीने और 12 महीने का निकालेगा, तो 60,000 रुपया वो एक साथ निकाल लाएगा। और क्योंकि प्राइस लेवल सेम है तो वो इस 5,000 को हर महीने 5-5 करके खर्च करता रहेगा। वो दोबारा बैंक जाने का झंझट नहीं उठाएगा कि नहीं मैं दोबारा बैंक नहीं जाऊंगा। तो उसका ईयर कहां से शुरू होगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग कहां से होगी उसकी, उसके पास इनकम होगी वाई, और एंड कहां होगा, 0। ठीक है,
यानी ये मान लीजिए हमारा टाइम है और यहां पर हमारा से फॉर एग्जांपल 1 ईयर हो रहा है, ठीक है, और इस साइड में हमारा मनी होल्डिंग है, सॉरी, और ये हमारी टोटल, जैसे एग्जांपल मैंने 60,000 लिया, आप मानकर चलिए कि ये हमारी मनी होल्डिंग है एम, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं एक बार जाऊंगा, ये मेरी टोटल इनकम है और 1 साल की एक साथ निकाल लाऊंगा, ठीक है। उनने पूरा पैसा एक साथ निकाला और पूरे टाइम में 5-5 हजार जैसे भी वो निकाला उसने, उस हिसाब से वो उसको पूरे साल में खर्च कर लेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम मानकर चलते हैं कि उसकी एक जो एवरेज इनकम है ओवर द ईयर वो क्या होगी, हम इसको बीच से ले लें, एक एवरेज 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये मान लें हम, तो ये क्या हो गई, ये जो लाइन है ये दिखा रही है इसकी एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम क्या हुई, y/2, ये y है पूरी, बल्कि इसको m ना लेकर y लो, ये y है और ये हमने मान लिया कि y/2 है, तो ये हमने इसको 2 में डिवाइड करके इसको y/2 इसकी एवरेज इनकम मान ली कि ये इसकी एवरेज होल्डिंग है 1 साल के अंदर, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई कि वो पूरे साल का एक साथ निकालेगा और खत्म कर लेगा। अब जो पॉसिबिलिटी 2 है, मान लीजिए वो 2 ट्रिप करेगा, n = 2, वो कह रहा है कि मैं ठीक है, मैं 2 बार चला जाऊंगा, 2 बार में जाके और 2 बार में पैसे 6 महीने का एक बार निकालूंगा, 6 महीने का एक बार निकालूंगा, यानी जो वो फर्स्ट ट्रिप होगी उसके अंदर वो y/2 निकाल के लाएगा, y उसकी टोटल है ये, और y/2 हाफ उसका निकाल के ले आएगा, ठीक है, और फिर वो सेकंड टाइम जाएगा 6 महीने बाद और y/2 बचा हुआ फिर निकाल लाएगा, ठीक है। तो हमारी n क्या था, अब ये तो उसकी 2 ट्रिप हो गई, 2 ट्रिप के अंदर वो पूरा का पैसा निकाल रहा है, यानी अब जो उसका साल शुरू हुआ उसका y/2 से 6 मंथ्स 0 हो गया, फिर y/2 से शुरू हुआ और फिर खत्म हो गया, यानी y/2 से उसका ईयर शुरू हुआ और 0 पे खत्म हो गया। जनवरी में y/2 शुरू हुआ और एंड में उसको 0 उसके पास बचा, ठीक है। क्योंकि ट्रिप हमारी n है और एवरेज इनकम हमने क्या निकाली थी, y/2, ठीक है, और यहां हमारी एक ट्रिप थी तो y/2 था, अब हमारी 2 ट्रिप हो गई तो y/4 हमारी एवरेज होल्डिंग हो गई, ठीक है। ये हमारी एवरेज होल्डिंग हो गई, इसमें y/4, इसमें वो क्या कर रहा है, 2 ट्रिप लगा रहा है बैंक की, तो क्या करेगा, मान लीजिए 2 ट्रिप है तो यहां हो गया, तो पहली लाइन हम यहां लाएंगे और फिर ये सीधी लाइन और फिर ये दूसरी लाइन, ठीक है। अब ये जो है ये y/2, ये y है, ये अपनी y/2 हो गई, ठीक है। इस तरीके से इसमें 2 ट्रिप लगाई और एवरेज इनकम y/4 हो जाएगी। अब इसकी y/4 एवरेज होल्डिंग, सॉरी इनकम नहीं, एवरेज होल्डिंग जो है उसकी वो y/4 हो जाएगी कि अब उसने 2 बार पैसा निकाला, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, देखिए पहली जो पॉसिबिलिटी थी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अंदर उसको कुछ नहीं मिल रहा था एज ए इंटरेस्ट, वो सारा पैसा निकाल लाता था और जो भी इंटरेस्ट उसको मिलना था वो नहीं मिलता था, वो सारा का सारा, क्योंकि उसके पास कैश रहता था। इसके अंदर कैश होल्डिंग कम हो गई। जब एवरेज कैश होल्डिंग उसकी कम हुई है तो उसकी वजह से जो फॉरगोन इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा उसको मिलेगा। फॉरगोन इंटरेस्ट कम हो जाएगा, फॉरगोन का मतलब इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, अब मिलेगा तो फॉरगोन इंटरेस्ट कम हो जाएगा।
मैं कंफ्यूज मत होइएगा फॉरगोन इंटरेस्ट बढ़ रहा है घट रहा है, यहां फॉरगोन इंटरेस्ट की बात हो रही है, हम बात को दूसरी तरफ से कह रहे हैं इसको। फॉरगोन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर मैं कह रहा हूं फॉरगोन इंटरेस्ट कम हो रहा है तो मतलब मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मेरा जा नहीं रहा, बर्बाद नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहां फॉरगोन इंटरेस्ट कम होगा क्योंकि कम से कम 6 महीने उसको पहले हाफ पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अब उसको 2 बार बैंक जाना पड़ेगा, उसका एक्सपेंसेस आएंगे, इनकन्वीनियंसी होगी। तो अब पहले वाले में पूरा कन्वीनियंट था, कोई इनकन्वीनियंसी नहीं थी क्योंकि बस एक बार जाना था। यहां अब एक बार 6 महीने बाद फिर जाना पड़ेगा। तो अब यहां आदमी यही तो देखता है कि मुझे इनकन्वीनियंसी और बेनिफिट में ट्रेड ऑफ करता है, जो चीज ज्यादा होती है उधर डिसीजन ले लेता है। इसी तरीके से मान के चलिए थर्ड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी के अंदर क्या है कि जो उसकी ट्रिप है वो n नंबर से, कितनी भी ट्रिप लगा सकता है वो मान के चल रहा है कि मैं n नंबर ऑफ ट्रिप लगाऊंगा, मैं अपनी कन्वीनियंसी देखूंगा कि मैं कैसे उसको मैनेज करूं, कहां बेस्ट होगा, मैं कितनी भी ट्रिप लगाऊंगा उसको, ठीक है। तो यहां उसकी इनकम y अपॉन n से शुरू होगी और 0 पे खत्म हो जाएगी, यानी पहली ट्रिप के अंदर वो इतना निकाल के लाएगा, जो उसकी टोटल कैश है उसका n नंबर पर ट्रिप होगा ना। 10 ट्रिप लगाएंगे तो इसके 10 टुकड़े हो जाएंगे, 12 ट्रिप लगाएंगे 12 हो जाएंगे, 24 ट्रिप लगाएंगे 24 टुकड़े हो जाएंगे इसके, ठीक है। और खत्म कहां पे होगी, एंड में उसके दिसंबर की 31 तारीख को उसके पास 0 अमाउंट रह जाएगा, यानी अब उसके पास कोई अमाउंट नहीं है। एंड ट्रिप का मतलब सिंपली ये है कि वो अब ट्रेड ऑफ करेगा कि कितनी ट्रिप मेरे लिए बेस्ट है। अब वो क्या कर रहा है, ये टाइम है लिखा हुआ ऐसे, अब वो क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि मैं जो हूं अब जो ट्रिप लगाऊंगा वो लगातार लगाता जाऊंगा। मान लीजिए उसकी यहां इनकम एग्जांपल ले लीजिए, तो वो ये उसकी हो जाएगी और ये एवरेज हो जाएगा उसका। अब जो उसकी पहली ट्रिप होगी वो y अपॉन n होगी, n नंबर के हिसाब से वो उसको डिवाइड करेगा और y अपॉन n अमाउंट निकाल कर लाएगा, और यही इसकी एवरेज इनकम होगी। इसकी एवरेज भी तो y अपॉन n हो जाएगी अब, क्योंकि हम नंबर ऑफ ट्रिप लगा रहे हैं उसको, बल्कि सॉरी हमारी एवरेज इनकम कितनी थी, एवरेज, मैं सॉरी बार बार इनकम भूल जाता हूं, उसको होल्डिंग रखिएगा। हमारी एवरेज होल्डिंग कितनी थी, y अपॉन 2। हमारी एवरेज होल्डिंग कितनी थी, y अपॉन 2 शुरू में जो हमने ली थी। अब यहां पर y अपॉन n हो जाएगा, यानी अब जो एवरेज होल्डिंग है अब जो एवरेज होल्डिंग है वो हो जाएगी y अपॉन 2n, ठीक है। अब ये होल्डिंग हो जाएगी। अब यहां पर देखिए वो उसको क्या होगा, इस सिस्टम से हम जो पूरा फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी और थर्ड पॉसिबिलिटी, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी नंबर ऑफ ट्रिप्स बढ़ती चली जाएंगी, उस हिसाब से हमारी एवरेज होल्डिंग जो है उसके ऊपर जो लॉस है वो कम होता जाएगा, यानी फॉरगॉन इंटरेस्ट जो है वो कम होता चला जाएगा, और जो हमारी होल्डिंग है एवरेज होल्डिंग वो कम होती जाएगी। एक साल में बहुत सारा पैसा रखा है, यानी अगर हमने 60,000 माना, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो पूरे साल में एक साथ 60,000 है हमारे पास। दूसरी पॉसिबिलिटी में 30,000 है, और मान लीजिए हमने 12 ट्रिप लगाई है, एन अगर मान लीजिए 12 है, तो तीसरी पॉसिबिलिटी में हमारे पास 5,000 है। मान लीजिए वो 15-15 दिन पर जा रहा है तो 2,500 है। तो जैसे जैसे हमारा n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, होल्डिंग घटती चली जाएगी और फॉरगॉन इंटरेस्ट भी घटता चला जाएगा, यानी हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलता चला जाएगा, लेकिन इनकन्वीनियंसी बढ़ जाएगी क्योंकि वो बार बार बैंक जाएगा। सो इनकन्वीनियंसी ऑफ मेकिंग दी फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू द बैंक बढ़ती चली जाएगी। वो ज्यादा से ज्यादा बैंक जाएगा, 15 दिन पे जाएगा, मान लीजिए जैसे उसने हिसाब किया है,
फर्स्ट पॉसिबिलिटी में तो एक ही बार जा रहा था, यहां पर अब वो अगर 2500 निकाल रहा है, उसने ये n की वैल्यू 24 कर रखी है कि 15-15 दिन पे जाऊंगा तो 24 बार जाना होगा। इस तरीके से वो हिसाब लगाता रहेगा कि इसमें बेस्ट कौन सा है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि बेस्ट नंबर ऑफ n क्या है, ऑप्टिमल क्या है, ये कितनी बेसिकली उसको लगानी चाहिए, कितनी ट्रिप उसको लगानी चाहिए, वो कैसे निकालेगा। तो बोमोल और टॉबिन ने इसी को डिस्कस किया है, यही बताया कि किस तरीके से वो एनालाइज करके एक रिजल्ट पर पहुंचेगा कि हाँ नंबर ऑफ ट्रिप्स इतनी होनी चाहिए। उसके लिए अब हम मान के चलते हैं कि F जो है वो बेसिकली हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ विजिटिंग बैंक। ठीक है, इसके अंदर, इस कॉस्ट के अंदर, F के अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं जो ब्रोकरेज फी होती है। यानी अगर मैं बैंक जाऊंगा और मैंने कोई सिक्योरिटी ली होती है, मैं इसको कैश में कन्वर्ट करूंगा तो उसमें मुझे फीस देनी होगी, तो वो मैं इंक्लूड करके चल रहा हूं कि वो कॉस्ट ऑफ विजिट टू द बैंक पे आ जाएगी। ठीक है, ब्रोकरेज ये हो गया। अच्छा, अब आई जाहिर है हमें इंटरेस्ट लाना है इसके अंदर, ये है इंटरेस्ट रेट। आई जो है वो इंटरेस्ट रेट है। तो ये दो चीजें हमने यहां पर करी। ये इंटरेस्ट रेट बेसिकली क्या है, ये आप जो अमाउंट होल्ड कर रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपने अमाउंट होल्ड किया, बैंक में नहीं रखा तो वो इंटरेस्ट गया ना, तो जाहिर है अगर आप रखते तो इंटरेस्ट मिलता, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। और अगर n नंबर ऑफ ट्रिप लगाई है उसने, n नंबर ऑफ ट्रिप अगर है, n ट्रिप, तो उसकी एवरेज होल्डिंग कितनी आ जाएगी, एवरेज अमाउंट ऑफ मनी वो जो उसने होल्ड की हुई वो कितनी आ जाएगी, y अपॉन 2n। n की वैल्यू हम हर बार डालेंगे जो भी नंबर ऑफ ट्रिप्स उसकी होंगी। ठीक है, अब देखिए जब नंबर ऑफ ट्रिप्स हमें पता है, नंबर ऑफ ट्रिप्स हमें पता है, तो यानी हर ट्रिप के ऊपर वो कुछ इंटरेस्ट, जब भी वो निकालने जा रहा है तो वो इंटरेस्ट गंवा रहा है, और निकाल लाया उस पैसे पे इंटरेस्ट गया, यानी हर ट्रिप के हिसाब से चल रहा है। तो वो किस पर है, इस होल्डिंग पर है ना ये। तो फॉरगोन इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, फॉरगोन इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, यानी जो हमारी होल्डिंग है y, इसके साथ हम इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2n। तो ये जो निकलकर आया, ये बेसिकली हमारी निकलकर आ गई फॉरगोन इंटरेस्ट, IY अपॉन 2n, ये फॉर्मूला निकल के आ गया फॉरगोन इंटरेस्ट का हमारे। ठीक है, अच्छा हमारे पास कॉस्ट ऑफ विजिटिंग बैंक भी है और नंबर ऑफ ट्रिप्स भी हैं, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रिप्स टू बैंक कितनी हो जाएंगी, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रिप्स, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रिप्स टू द बैंक, मैंने टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रिप्स लिख दिया है, ये कितनी हो जाएंगी, हमारे पास हमारा एक ट्रिप की कॉस्ट है हमारे पास F, और टोटल ट्रिप कितनी है N, Fn हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉरगोन इंटरेस्ट भी है, यानी एक ये कॉस्ट है हमारी जो कि हम इंटरेस्ट को खो रहे हैं, और दूसरे जो हम हर ट्रिप पर कॉस्ट लगा रहे हैं, इससे हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। जो टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी होगी एन ट्रिप्स पर TC, मैं इसको शॉर्ट में खाली टोटल कॉस्ट ना लिख के सिर्फ TC लिख रहा हूं, उसके लिए क्या है हमारी, एक तो ये इंटरेस्ट फोरगोन है, फोरगोन इंटरेस्ट प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रिप्स। फोरगोन इंटरेस्ट कितना है, IY अपॉन 2n प्लस हमारी ये ट्रिप की कॉस्ट Fn। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी टोटल कॉस्ट निकलकर आई है, इसमें भी हमें नंबर ऑफ ट्रिप्स नहीं है, हमारे पास नहीं है। बोमोल और टॉबिन कहते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर ऑफ ट्रिप्स होना चाहिए जो ऑप्टिमल वैल्यू रखता हो, यानी जो ऑप्टिमल नंबर ऑफ ट्रिप्स हैं, अगर हम उसको डिनोट करें n स्टार से,
तो वो क्या होना चाहिए, उसको बोमोल और टॉबिन ने पहले से उसको दिया हुआ है, वो कहते हैं स्क्वायर रूट आई वाई अपॉन 2f, स्क्वायर रूट आई वाई अपॉन 2f, ये वैल्यू उन्होंने पहले से दी हुई है। अब सवाल पैदा होता है कि ये वैल्यू आई कहां से। इसके लिए सिंपल उन्होंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है, सिंपल कैलकुलस यूज किया है, इससे टोटल कॉस्ट से ऑप्टिमल एन की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने किया क्या है, उन्होंने डिफरेंशिएट किया है इस कॉस्ट को विद रिस्पेक्ट टू एन, बस उन्होंने ये वाला काम किया है। अब इस टोटल कॉस्ट में हम सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसकी के कर रहे हैं कि ये जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले वैल्यू आ जाएगी माइनस आई वाई अपॉन 2n, अच्छा n को हम क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो स्क्वायर आ जाएगा, f चला जाएगा, प्लस 2f की, ये fn की जगह जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसकी जगह क्योंकि n से हम कर रहे हैं तो खाली f आ जाएगा। ठीक है, सिंपली इसके अंदर हमने सिंपल कैलकुलस यूज किया है dc अपॉन dn, तो ये वैल्यू आई है। अब इस वैल्यू को अगर हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो क्योंकि ये प्लस का है, ये इधर माइनस का है, तो हम f को इधर ले आए, f माइनस आई वाई अपॉन 2n स्क्वायर। फिर हम इसको फर्दर एक मिनट देखिए, हम जो वैल्यू लेके चल रहे हैं, जो ऑप्टिमल वैल्यू है dc अपॉन dn, ये इक्वल टू 0 हमने लिए क्योंकि यही हमारी ऑप्टिमल वैल्यू है जो कि हमारे n स्टार के फॉर्मूले को ड्राइव करेगी, यही वैल्यू ड्राइव करेगी। तो हमने माना है dc अपॉन dn 0 है। अगर ये 0 है तो फिर हम f को इधर ला सकते हैं, यानी f इक्वल टू आई वाई अपॉन 2n स्क्वायर। ये माइनस का है, यहां प्लस का हो गया, ये इधर आके माइनस का हो गया तो इसको भी प्लस का कर दिए, या तो आप इसको इधर ले आइए और उसको पलट के लिख दीजिए, कैसे भी लिखिए आप इसको, f इज इक्वल टू आई वाई 2n स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। फर्दर इसको आप सॉल्व कीजिए। अब हम करेंगे ये क्योंकि इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो n स्क्वायर को इधर ले आएंगे और f को इधर ले आएंगे, यानी n स्क्वायर इज इक्वल टू आई वाई अपॉन 2f। ठीक है, फर्दर हम इसको करेंगे कि इसके इस स्क्वायर को हटाने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले आएंगे, यानी n इक्वल टू आई वाई अपॉन 2f। अब इस 2 को यहां से इस स्क्वायर को खत्म करके यहां पर हम स्क्वायर रूट ले आएंगे। अब देखिए n की वैल्यू आई वाई 2f है ना, यही हमने ऑप्टिमल वैल्यू मानकर चली है, यहीं से इसको निकाला है कि नंबर ऑफ ट्रिप जो ऑप्टिमल होंगी वो ये होंगी। आगे समझ में इसी तरीके से ये वैल्यू निकलकर आई है। अच्छा, हमारी एवरेज जो मनी होल्डिंग थी वो क्या थी, शुरू में हमने देखा था जो हमारी एवरेज होल्डिंग थी वो क्या थी, y अपॉन 2n, यही तो हमारी एवरेज होल्डिंग थी, शुरू में ही हमने ली थी। ठीक है, अब हम करेंगे कि इसको अगर हम मान लें 1, ये n की वैल्यू हम लेके चले, जो हमने यहां निकाली थी उसको हमने यहां रख लिया, n इज इक्वल टू ये है, और ये इक्वेशन हो गई 2। सिर्फ हम कर ये रहे हैं कि इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 की वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी जो हमारे पास एवरेज मनी होल्डिंग है उसमें n की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, क्या होगा, y अपनी जगह रहेगा, y अपॉन 2 अपनी जगह रहेगा, और n की जगह n की वैल्यू आ जाएगी। y अपॉन 2f। यहां तक समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। सिर्फ हमने किया ये है कि ये जो वैल्यू है हमारी, इसमें n की जगह पर ये वाली वैल्यू लिख दी है, तो y अपनी जगह है, 2 अपनी जगह है, हमने n की वैल्यू यहां पर लिख दी है। ठीक है, अब हम इसको सिंपली
मैथमेटिकली इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी अपनी y अपॉन 2n इक्वल टू इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2f अपॉन आई वाई मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। कैसे आएगी, आप इसको सिंपली मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए, अपने आप आ जाएगा। इसमें एक एक स्टेप मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। ठीक है, इसको फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y अपॉन 2n इक्वल टू वाई एफ अपॉन 2i। ठीक है, ये वैल्यू इसकी निकल कर आ जाएगी। ये क्या है, यही हमारी वैल्यू है बेसिकली। अब हमने ऑप्टिमल n क्या मान के चले थे, ये सॉरी अंडर रूट में है। ये हमारी ऑप्टिमल वैल्यू n की क्या थी, हमने n डैश सॉरी n स्टार, यही तो थी हमारी ऑप्टिमल वैल्यू। जो हमने ऑप्टिमल वैल्यू शुरू में लेकर चले थे वो हमारी क्या थी, n, यानी ये वैल्यू आप मानकर चलिए। तो अगर आप इस वैल्यू को कर लिए तो सिंपली सिर्फ इसको आप चेंज कर दीजिए, y अपॉन 2n स्टार इज इक्वल टू अंडर स्कोर सॉरी अंडर रूट वाई एफ अपॉन 2i। ये जो निकल कर आई है ये बेसिकली आपकी बोमोल की स्क्वायर रूट फॉर्मूला है। ये बोमोल का स्क्वायर रूट फॉर्मूला है। ये आपको क्या बताता है, देखिए इस फॉर्मूले से अगर आप देखिए तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेगी, या आप ये कह लीजिए कोई भी व्यक्ति कोई भी कंज्यूमर अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाता है जब उसकी इनकम बढ़ती है, उसकी कॉस्ट बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट कम होता है। ये दोनों ऊपर हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेंगे, यानी होल्डिंग उसकी ज्यादा होगी जब उसकी इनकम ज्यादा है, उसकी स्पेंडिंग ज्यादा है, सॉरी जब उसकी स्पेंडिंग ज्यादा है तो उसकी इनकम बढ़ेगी, है ना। या उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, उसे पता है कि मैं जाने आने में या उसको कैश कराने में वहां पैसा ज्यादा लग रहा है मेरा, तो उसकी होल्डिंग बढ़ेगी। वो क्यों, फिर जब ज्यादा कॉस्ट लगाए। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसकी होल्डिंग घटेगी, यानी इनवर्सली इन दोनों से, इनकम और कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ ट्रिप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है होल्डिंग, और इंटरेस्ट रेट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेसिकली यही बोमोल और टॉबिन ने प्रूफ किया है। ठीक है, उससे देखें, फिगर के जरिए भी इसको समझ सकते हैं। फ्री हैंड बना रहा हूं, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी फिगर हो सकती है, उसके लिए पहले से सॉरी। तो देखिए ये तो हमारी नंबर ऑफ ट्रिप्स हो गई, ये हमारी नंबर ऑफ ट्रिप्स हो गई, और ये हमारी कॉस्ट हो गई। यानी यहां हम ट्रिप्स बढ़ती जा रही हैं इधर, और इधर हमारी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। तो जैसे जैसे ट्रिप्स बढ़ेंगी, ट्रिप्स की कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो ये कर्व इस तरह जाएगा। ये कर्व हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रिप्स, कॉस्ट ऑफ ट्रिप्स जो है NF। ठीक है, FN ही लिखिए क्योंकि वही हमने यूज किया है। ठीक है, ये कॉस्ट है, और ये कॉस्ट लगातार बढ़ेगी जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रिप्स बढ़ेंगी, हमारी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। लेकिन फॉरगॉन इंटरेस्ट का क्या होगा, जैसे जैसे हमारी ट्रिप्स बढ़ेंगी तो फॉरगॉन इंटरेस्ट जो है वो तो कम होता जाएगा, यानी इंटरेस्ट मिलता जाएगा तो फॉरगॉन वाला कम होता चला जाएगा। ये इस तरह से नीचे आएगा। ये क्या है हमारा फॉरगॉन इंटरेस्ट, यानी IY अपॉन 2N। हमने निकाला था ना फॉरगॉन इंटरेस्ट वाले शुरू में, जो मैंने किया था कि ये y अपॉन 2N हमारी एवरेज होल्डिंग है n ट्रिप पर,
तो अगर हम उसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा फॉरगोन इंटरेस्ट है। अब टोटल कॉस्ट का क्या होगा? टोटल कॉस्ट के अंदर क्योंकि हम दोनों चीजें लगा रहे हैं, हमारे इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आ रही है और इंटरेस्ट गॉन भी आ रहा है, तो ये यू शेप हो जाएगा। ये है हमारी टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट आ गई हमारी, ठीक है। अब देखिए हमारा ऑप्टिमल कहां पर आएगा, हम देखेंगे कहां हमारी टोटल कॉस्ट कम है। तो आप देखिए जहां पर हमारी ये कॉस्ट ऑफ ट्रिप्स और हमारी फॉरगोन इंटरेस्ट दोनों बराबर टच कर रहे हैं, वहीं पर आप देखिए हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम है, वहां हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम है, यानी ये हमारी ट्रिप हो जाएंगी, ये हमारी टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स हो जाएंगी और ये हमारी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। समझ रहे? इस तरीके से हम इस ग्राफ के जरिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमारी ऑप्टिमल नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो बोमोल और टोबिन ने इस मॉडल के जरिए इस बात को प्रूव किया है कि जो हमारी होल्डिंग होती है वो सिर्फ इनकम से नहीं होती, स्पेंडिंग से नहीं होती, बल्कि इंटरेस्ट रेट से भी होती है। यानी इंटरेस्ट रेट भी, बैंक का इंटरेस्ट रेट भी हमारी होल्डिंग पर इफेक्ट करता है। और आप अगर सोचें, आप सिंपली देखें तो अगर बैंक में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है तो लोग बैंक में ज्यादा रखना चाहते हैं, और अगर बैंक में इंटरेस्ट नहीं मिलता है या बहुत थोड़ा सा मिलता है तो लोग कहते हैं अपनी पास ही रख लो, कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।